ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास ये लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में लगता नहीं कि कोई बीच का रास्ता या कहीं पर कोई सीज फायर की उम्मीद दिखाई दे रही है। ईरान किस तरह से अटैक करेगा और अब तो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि रूस ईरान के पीछे अब एक वॉल बनकर खड़ा हो गया है। ये वॉल किस तरीके का ईरान को मिलने जा रहा है रूस की तरफ से, किस तरह से वो इसे प्रोटेक्ट करेगा, बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, ये जो पूरी लड़ाई है, अब ये कहे कि अब यहां पर कोई सीज फायर दिखाई नहीं दे रहा, कोई बातचीत के बीच का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो सिर्फ यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, जंग जंग और जंग। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और इस पूरे वॉर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता दिखाई दे रहा है कि रूस ने पुतिन ने जो है वो ईरान को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 वो दे दिया है। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि काफ़ी सारे S-400 सिस्टम्स जो हैं वो रूस ने ईरान को दिए हैं। देखिए, S-400 जो है ये जैसे इसराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, उसी तरह से ये S-400 जो है ये रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और नीलू, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर आपकी सीमा के अंदर किसी भी तरह का वॉर प्लेन्स अंदर, फाइटर प्लेन अंदर आता है या किसी भी तरह की मिसाइल अंदर फायर होती है, अंदर आती है आपकी सीमा के, ये उसको फौरन लोकेट करता है और उसको लोकेट ही नहीं करता बल्कि इसको तुरंत डिस्ट्रॉय भी कर देता है। मतलब अगर हम सरल शब्दों में अगर समझें तो जैसे इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है, किसी भी तरह की जब मिसाइल या रॉकेट्स अंदर आते हैं हिजबुल्लाह के तो आयरन डोम उसे ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही अब ये सिस्टम S-400, ये ईरान, एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। अब ये ईरान के कई पोर्ट्स पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो एयर बेस है वहाँ पे, जो पोर्ट्स है वहाँ पे और कई जगह न्यूक्लियर प्लांट्स के आसपास S-400 तैनात कर दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी फाइटर जेट ईरान की सीमा में दाखिल होता है या कोई मिसाइल अमेरिका की दाखिल होती है तो ये S-400 उसको तुरंत डिटेक्ट करेगा और उसको वहीं पे निस्तनाबूद भी कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे वॉर में अब ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है हथियारों के लिहाज से। देखिए नीलू, इस पूरे एरिया में जो है वो अभी डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुआ है, लेकिन एक हथियारों की बहुत ज़बरदस्त जो है वो कंपटीशन शुरू है कि किसके पास कितने हथियार हैं। तो ऐसे हालात में ये जो S-400 है, ये ईरान को मिलना रूस की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है और बहुत मतलब इससे ईरान को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। यानी अब कहा जा सकता है कि अगर इजराइल के पीछे अमेरिका है तो अब ईरान के पीछे रूस बिल्कुल खड़ा हो गया है, अपने हथियार ईरान को दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो वो इजराइल की मदद करेगा, तो दूसरी तरफ रूस है। अब ऐसे में मयंक जरा ये बताइए, चूंकि अब हथियारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक तरफ से अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ से रूस दे रहा है आपको, ईरान को, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे में अब ये हम मान के चले कि जो लोग अब तक मारे जा रहे हैं, भले ये प्रॉक्सी वॉर क्यों ना हो, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर लोगों की जान ले रहा है और शांति की उम्मीद अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और यहां से अब ये और आगे माहौल टेंशन भरा होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए पीस प्रोसेस जो है वो अभी किसी तरफ, हाँ, आगे किसी कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। और आप देखिए कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसको अमेरिका ने एक छावनी में तब्दील कर दिया है। अगर आप देखें, मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे जो भूमध्य सागर है इसमें जो है USS आर्लेबर्ग, USS जॉर्जिया, USS रूजवेल्ट, ये वो वॉरशिप्स हैं जो अमेरिका ने भेज रखे हैं। अब आगे देखिए, जैसे रेड सी है, लाल सागर है, वहाँ पे USS कोल है, स्वेज कैनाल में USS बल्केली है। ये हम आपको वो वॉरशिप्स बता रहे हैं जो कि अमेरिका ने ईरान के आसपास लगा रखे हैं। जैसे ओमान की खाड़ी है, वहाँ पे USS रसल है, माइकल मर्फी है, डेनियल है और इसी तरह से इनॉय और USS मैकेन। तो आप देखिए ये ईरान के आसपास अमेरिका ने अपनी पूरी कहते हैं कि करीब 50% नेवी जो है फोर्स वो पूरी यहाँ पे उतार रखी है। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि इस पूरे क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर हथियार और बारूद जमा है। रूस ने ईरान को अगर S-400 दिया है तो उसमें फिर ये भी माना जा रहा है कि दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ये सुनिश्चित कर रखा है कि अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल्स फायर हुए इजराइल पे तो उसको भी हर हालत में जो है उसको रोका जाए, उसका जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो, चीन, रूस, ये सब मदद कर रहे हैं ईरान की हथियारों के मामले में। तो आप देखिए मिडिल ईस्ट पूरा जो है वो एक हथियारों के जखीरे पे बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि पीस
जो हो रहा था इस वक्त बातचीत चल रही थी शांति वार्ता की लेकर, उससे लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं और उसमें भी अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वार हो और उसके बाद वो पलटवार करे, ताकि ये ना हो कि हमने तो भाई पीस की बातचीत की थी, लेकिन ईरान की तरफ से अगर हमला होता है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह की मंशा है। इस तरह जानकार ये भी बताते हैं कि अमेरिका इसी चीज का वेट कर रहा है कि आगे आने वाले समय में उसका नाम खराब ना हो, उस पर बातें ना आए। देखिए ये जो पीस प्रोसेस की बात हो रही हाँ। है, आप देखिए इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि ये पीस प्रोसेस किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि हमास के ऊपर जिम्मेदारी है पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की। दूसरी तरफ हमास का कहना ऐसा है और ईरान का कहना ऐसा है, रूस भी अब ये बात कह रहा है कि भाई पीस प्रोसेस इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि अमेरिका और इसराइल हर बार जो है अपनी तरफ से कोई शर्त लगा देते हैं। तो एक प्रकार से देखिए ये एक बड़ा एक दूसरे पे विश्वास की बहुत बड़ी सख्त कमी है। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि और हथियारों का एक पूरा जमावड़ा इस पूरे इलाके में, और लगातार गजा में हमले हो रहे हैं, हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, इसराइल की तरफ से अटैक हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पीस प्रोसेस किसी कंक्लूजन की तरफ एज ऑफ नाउ तो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। बिल्कुल, आप ये समझिए, और लगातार ये कहा जा रहा है कि चूंकि गजा की बात की जाए, गजा की धरती को इसराइल छोड़ना नहीं चाहता। उसके भी कई महत्वपूर्ण कार्य ने, कहते हैं प्राकृतिक गैस का भंडार है गजा का जो पूरा इलाका है उसमें। इसके अलावा जो कच्चा तेल है उसकी भी काफी ज्यादा भंडार है। ऐसे में वहां से इसराइल आर्मी हटना नहीं चाहती है और यहीं पर बात आकर थम जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि ईरान ये समझ चुका है, अभी देखिए वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है या बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, लेकिन इसके बावजूद ये सब कर रहा है, बल्कि अमेरिका उस पर कितना ज़्यादा दबाव बनाए हुए है। एक तरह से कहेंगे कि बहुत सारे सैंक्शंस उस पर लगे हुए हैं। उसे लगता है कि कुछ और सैंक्शन लगा भी दिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने रशिया में भी देखा था कि सैंक्शन लगे थे, लेकिन तेल भारत ने भी खरीदा था। तो ऐसे में वो बिल्कुल एक तरह से ये है कि आप कितने भी सैंक्शन लगा लो, हमें जो करना है हम करेंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जो सैंक्शंस लगाने का मामला है, तो अब ये बात एकदम साफ है कि ईरान अब इस बात से बिल्कुल ज़्यादा चिंतित नहीं दिख रहा है कि अगर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज उसके ऊपर किसी तरह के सैंक्शंस लगाती हैं तो उससे डर के जो है वो अपने कोई प्रोग्राम रोकेगा। अब वो स्टेज से हम बाहर आगे निकल चुका है ईरान। तो देखिए कुल मिला के मामला ये है कि ये बात ईरान भी अच्छी तरह समझ रहा है, रूस भी अच्छी तरह समझ रहा है कि भाई कच्चे तेल की सबको ज़रूरत है। सैंक्शंस आप लगाएं चाहे ना लगाएं, कच्चा तेल तो बिकना ही है। देखिए मैं, जो स्थिति इस वक्त है, टेंशन में है। अगर ईरान को हमला करना है या हिजबुल्ला को हमला करना है या इसराइल को हमला करना है, तो यानी वो हमले होंगे। इन सब चीजों को लेकर रुकने वाला नहीं है वो। हाँ देखिए, अब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सैंक्शंस या इंटरनेशनल दबाव जो है ये अब उस समय इतना बहुत ज़्यादा काम करता नहीं दिख रहा है। वहाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई कूटनीतिक सॉल्यूशन निकल आए, कूटनीतिक हल इस पूरे मामले का निकलता दिखाई देता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद है। लेकिन यूएन ने भी एक चिट्ठी लिखी, पुतिन ने यूएन में शायद कोई चिट्ठी लिखी। देखिए ये कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि भाई ये जो पीस प्रोसेस है इसमें ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसकी बड़ी वजह अमेरिका है। ऐसा रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट के चलते जो है वो इस पूरे एरिया में जो पीस प्रोसेस नहीं हो पा रही है और इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि इस पूरे इलाके में अब जो जिस तरह से हथियार हैं, है ना, एक हथियारों की एक रेस सी छिड़ी हुई है। ईरान को चारों तरफ से अमेरिका घेर के बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान लगातार अपने जो है वो वॉर मोड में तैयार है, रूस उसकी मदद कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए अभी क्या हुआ कि ईरान ने अपना जो एयर स्पेस है, उसका जो पश्चिमी इलाका है, उसके एयर स्पेस को बंद कर दिया। जैसे ये एयर स्पेस को बंद करने की कोई भी कंट्री जब एयर स्पेस बंद करती है तो वो थोड़ा सा एक अलार्म की तरह जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी जब बड़ा हमला होता है, वॉर होता है, तो उसमें पहली शर्त ये होती है कि वो कंट्री अपना एयर स्पेस बंद करती है। तो ईरान ने जैसे ही अपना एयर स्पेस बंद किया, अमेरिका में, इसराइल में अचानक ये पैनिक हुआ कि भाई ये वॉर हो सकता है, ईरान कोई बड़ा हमला करने जा रहा है। तो इसको लेके पिछले 48 घंटे से अमेरिका और मोसाद, इसराइल और जो सहयोगी देश हैं, उनकी नज़र इस बात पर टिकी हुई थी कि कहीं ईरान
ईरान कुछ बड़ा हमला तो नहीं करने जा रहा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी एक बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अगले कुछ दिनों में अपने 14-15 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। तो ये स्पेस की दिशा में ईरान की तरफ से जो है एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ऐसे में देखिए कि अब ये वॉर जो है वो मिसाइल्स भी हैं, इसमें स्पेस फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो अब ये पूरा जो एक प्रकार से एक बड़े युद्ध की तरफ धीरे धीरे ही सही, भले वॉर अभी नहीं है लेकिन वो कहते हैं ना कि क्लॉक टिक टिक कर रही है, तो वो एक बड़े युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है कि पहल कौन करे, इसका भी इंतजार है। ये एक डिप्लोमेसी है कि आखिर कौन पहल करेगा, किसके जिम्मे, कहते हैं कि आपको जिम्मेदार ना ठहराया जाए, इसीलिए सब अपनी अपनी तरफ से चुप हैं, लेकिन अपने अपने हथियारों को बिल्कुल ताने हुए हैं एक दूसरे पर। प्रॉक्सीज लगातार वार कर रहे हैं। अब ये जो युद्ध है वो कहां पर जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे युद्ध ही बड़े युद्ध का रूप लेंगे, लेकिन जो छोटे युद्ध हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ से कैसे आगे हमला होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।